नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट में आवारा कुत्तों और सड़क पर आवारा घूमने वाले अन्य पशुओं को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों को केंद्र में रखकर बात करेंगे। इन दिशा निर्देशों को अमल में लाने वाली चुनौतियों और आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के निदान की। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों और हाईवे पर घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि इन पशुओं को तुरंत हटाया जाए। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों से भी आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं को हटाकर आश्रय गृह भेजने का आदेश जारी किया गया है। इन कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने से पहले उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्गों से मवेशियों को भी हटाने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी कैंपस में कुत्तों को खाना खिलाने के नियम बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को कहा कि वो सरकारी बिल्डिंग्स के कैंपस में कुत्तों को खाना खिलाने के नियम के लिए निर्देश जारी करेगा। कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने से भी राहत दी, लेकिन चेतावनी दी कि हलफनामे में चूक हुई तो उन्हें पेश होना ही पड़ेगा। हम आपको बता दें कि भारत में आवारा कुत्तों के हमले के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में लगभग 21.9 लाख ऐसे मामले सामने आए। 2023 में ये मामले बढ़कर लगभग 30.5 लाख हो गए। 2024 में 37.1 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए, यानी हर दिन औसतन 10,000 से अधिक मामले। 2025 में अब तक 31 जुलाई तक का जो आंकड़ा है, हर महीने औसतन 3,81,676 डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं, जिससे पिछले साल के मासिक औसत 3,09,778 से लगभग 80,000 की वृद्धि देखी गई है। बात करेंगे विशेषज्ञों से, परिचय करवा देता हूं। तीनों विशेषज्ञ वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव डार हैं, संस्थापक और अध्यक्ष हैं वसुंधरा एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट और पीपल फॉर एनिमल्स के ये सदस्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी। और हमारे साथ गौरव जी के अलावा BS वोरा जी हैं, अध्यक्ष हैं पूर्वी दिल्ली RWS संयुक्त मोर्चा के। आपका भी स्वागत है वोरा जी। और हमारे साथ देश रत्न निगम हैं, अधिवक्ता हैं सर्वोच्च न्यायालय के। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, सबसे पहले रुख करूंगा देश रत्न निगम जी का। देश रत्न निगम जी, किस तरीके से देखा जाए इस पूरे दिशा निर्देश को? प्रतिबिंब जी, हालात जो जमीनी हालात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी रिपोर्ट्स पहुंची, जिसका उन्होंने संज्ञान लिया, जिसके कारण से ये दिशा निर्देश पास हुए हैं। होता क्या है कि 90% जो मृत्यु दर है जानवरों की वजह से, उसमें टोटल जो जानवरों की वजह से जो मृत्यु है उसमें से 90% कुत्तों के काटने से रेबीज के कारण है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपने ऑर्डर में भी नोट किया है। कारण बहुत सारे हैं, समाज में इसकी जागरूकता नहीं है, आर्थिक परेशानियां हैं, जो बहुत सारे संस्थान हैं जो कि जिनको ये सब चीजें रोकनी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत ढांचे की कमी है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण से ये मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। और भारत की जो साख है वो भी उसमें दिक्कत आ रही है। विदेशी पर्यटकों को भी काटा गया है कुत्तों ने, और जिस कारण से कि हमारे पर्यटन पे भी असर पड़ सकता है, भारत की साख को भी फर्क पड़ सकता है। इसलिए बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। ये जो ऑर्डर आया है, इसके पहले 2 और ऑर्डर थे जिसका उन्होंने इसमें संशोधन किया, और जो अब 7 नवंबर का जो ऑर्डर आया है उसमें बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हुए हैं। उन्होंने जमीनी कठिनाइयों को भी ध्यान में रखा है, एनिमल वेलफेयर का भी ध्यान रखा है, और मानवीय मूल्यों का भी ध्यान रखा है। क्योंकि हमारा जो अनुच्छेद 21 है, जो कि राइट टू लाइफ और सेफ्टी की बात करता है, जीवन और सुरक्षा की बात करता है मनुष्यों की, उसका भी उन्होंने ध्यान रखा है। और 51AG है जो हमारा जो ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें भी उन्होंने जानवरों और पर्यावरण को लेकर दया भाव रखने की बात जो की गई है, तो एक बहुत ही संतुलित
डायरेक्शन पास किया है और उसमें संशोधन किया उन्होंने। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जी, और अगर ये भी देखा जाए जी वापस मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले गौरव डार जी के पास मैं जाता हूं। संस्थापक और अध्यक्ष हैं वसुंधरा एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट और पीपल फॉर एनिमल के सदस्य भी हैं। गौरव जी, आप किस तरीके से देखते हैं, और आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं वो क्या कुछ करती है जानवरों के वेलफेयर के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हमारे साथ साझा करें। देखिए, मेरी संस्था वसुंधरा एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट 2 शेल्टर पीपीपी मॉडल के साथ नोएडा में चला रही है, जिसके अंदर हम बाइटिंग केसेस भी देखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी डॉग्स जिनको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पीड़ित होते हैं, उनकी हम ट्रीटमेंट करके उनको वापस उनके इलाकों में वापस छोड़ते हैं। ये तो रहा मेरा। उसके बाद मेरा जो मैं काम करता हूँ, हम वैक्सीनेशन ड्राइव और ये सब करते हैं। अगर जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है और अभी जो ऑर्डर दिया है, एज अ एनिमल लवर, एज अ कॉमन सिटीजन, आई फाइंड इट बहुत ही हार्श ऑर्डर है। पहली चीज जो ये है, जो फिगर्स सर अभी बता रहे थे कि इतने कुत्ते जो है 90% ऑफ द केसेस ऑफ बाइट आर फ्रॉम द डॉग। ये एक तो एग्जैजरेटेड फिगर है, ये प्रेजेंट भी किया गया था कि देयर इज नो वे टू वेरीफाई कि ये डॉग ने बाइट किया है, कि ये बंदर का कटा है, कि ये चूहे का कटा है, और अगर डॉग ने भी काटा है उसमें कितने % हैं जो आपके पालतू कुत्तों ने काटा है। यहाँ पे स्टडी हैज बीन फाउंड कि जो पालतू कुत्ते हैं उनसे ज्यादा बाइटिंग केसेस होते हैं, ना कि आपके जो कम्युनिटी डॉग्स हैं उनसे। सेकेंडली, टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम विल बी दिस गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट हैज गिवन कि आपको फेंसेस बनाने हैं, आपके जितने भी स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां से आपको सारे कुत्ते हटाने हैं। इट्स गोइंग टू बी अ नाइटमेयर। मैं थोड़े से आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देयर आर मोर देन 14,072 लाख स्कूल्स इन इंडिया, 53,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, 70,000 से ज्यादा हॉस्पिटल हैं। जो 2020 का जो आंकड़ा था, 9,274 स्टेशंस हैं इंडिया में, और हमारे 780 डिस्ट्रिक्ट्स में एबीसी सेंटर ना के बराबर हैं। तो इतने बड़े स्केल पे आप जो कह रहे हैं हम कुत्ते उठाएंगे, आप कुत्ते उठा के ले जाएंगे कहां? ना शेल्टर है, ना एबीसी सेंटर्स चल रहे हैं। बड़े शहरों में तो चलो फिर भी थोड़े से एबीसी सेंटर्स हैं, छोटे शहरों में तो एबीसी सेंटर्स है ही नहीं। ये जो 780 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें एबीसी सेंटर्स है ही नहीं। पहले तो आप अपना एबीसी सेंटर्स बनाना चाहिए। ये कुत्तों की बाइट हुई क्यों? कुत्तों की बाइट होना शुरू हुआ क्योंकि जो हमारे कर्मचारी, जो हमारी एमसीडी हैं, इन्होंने अपना काम किया नहीं। इनको जो बोला गया था, इससे पहले वाले जन्म में भी बोला गया था कि आप वैक्सीनेट करिए, स्टरलाइज करिए, वो काम तो इन्होंने किया नहीं। अब जब बात सर से ऊपर निकल गई है तो आप शॉर्टकट ले रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप बस स्टैंड पर फेंसिंग कैसे करेंगे। These are multiple entry points. रेलवे स्टेशन पे फेंसिंग कैसे करेंगे? आपने बोला कि हम फेंसिंग कर देंगे। यह पैसा है, आप इतनी जमीन कहां से लेके आएंगे? पूरे हिंदुस्तान में लाखों कुत्ते हैं, सिर्फ दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं जी। 10 कुत्ते के लिए आप कहां से आपके सभी बिंदुओं पर जो है दोनों माननीय और जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी चर्चा करूंगा। बीएस वोरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। वोरा जी, आप आरडब्ल्यूएस के संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए हैं, पूर्वी दिल्ली आरडब्ल्यूएस संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं। एक जो बात यहां पर कही गई है वो मुझे कहीं बहुत हद तक ठीक भी लगती है। जो अलग अलग
कुत्तों के काटने की घटनाओं के वीडियोस आते हैं उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में जो कुत्ते होते हैं वहाँ पर बच्चा खेल रहा है उस पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर कोई पहले से मौजूद है या घुसता है, वहाँ पर कुत्ता है वो काट लेता है। जो आवारा कुत्ते हैं, आवारा पशु हैं, उनके काटने के वीडियोस थोड़े से कम आते हैं। क्या ये सही और वैलिड पॉइंट उठाया है गौरव? ऐसा जो वीडियोस की आप बात कर रहे हैं वो चाहे सोसाइटीज में हो चाहे लिफ्ट में हो, वहां पे जनरली सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं और वो रिकॉर्ड में आ जाते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैं जो कि बाहर सुनसान सड़कों पे होते हैं, रात के अंधेरे में होते हैं या किसी दूर दराज के एरिया में होते हैं जहां पे कैमरास नहीं लगे हुए, तो रिकॉर्ड में नहीं आते हैं। हकीकत यही है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं लोगों को, बहुत ज्यादा काट रहे हैं लोगों को, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो सामने आई है और उससे खुद सामने आके ये गाइडलाइंस दी है, किसी बेस पे दी है। 37 लाख केसेस डॉग बाइट के हो रहे हैं। क्या कभी किसी ने सोचा कि उन परिवारों पे क्या बीतता है जिनको डजनों इंजेक्शन लगाने के बाद भी डर लगा रहता है कि कहीं कल को रेबीज ना हो जाए? WHO के आंकड़े बताते हैं 18 से 20 हजार लोग मारे जाते हैं। कभी किसी ने इस तरफ ध्यान दिया? दिल्ली का एक सिंगल अस्पताल में 91,000 केसेस 6 महीने में आ जाते हैं और खुलेआम देश की राजधानी में नेशनल स्टेडियम में जो दो फॉरेन कोचेस को आके कुत्ते काट लेते हैं और उस स्टेडियम में से 27 कुत्ते पकड़े जाते हैं। बड़ा सीरियस मामला है और खाली मामला कुत्तों का नहीं है। सड़कों के ऊपर, हाईवेज के ऊपर खुलेआम कैटल घूम रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं और उसके चक्कर में जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं और कितने लोग मारे जाते हैं, कितने लोगों को इससे दिक्कत होती है। बड़े बड़े जरूरी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद सामने आके संज्ञान में लिया और खुद इसके ऊपर एक्शन लिया। मुझे लगता है जी वोरा जी ये बात तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आंकड़े मैंने भी जो है वो साझा किए हैं, आप भी आंकड़े साझा कर रहे हैं। लेकिन जो गौरव जी ने बात कही है कि शेल्टर नहीं है आपके पास, इतनी बड़ी संख्या में शेल्टर्स कैसे बनाए जाएंगे? जो वैक्सीनेट करना चाहिए एमसीडी को, दूसरी संस्थाओं को, प्रशासनिक संस्थाओं को, वो काम अधूरा रह गया है, वो पूरा नहीं हो गया है। तो दिशा निर्देश जो दिए गए हैं वो सीधे तौर पर प्रशासनिक संस्थाओं को भी दिए गए हैं कि भाई आप कार्रवाई करें, आप ये काम करें, आप जो है वैक्सीनेट करें, उनके लिए शेल्टर्स करें। इस पर जो काम होना चाहिए उसको लेकर क्या चुनौती हैं और उसको लेकर ये काम जो कोर्ट ने कहा है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके अलावा आप जैसे जो मोर्चा जो बनाए हुए हैं, कोई संस्थाएं बनाए हुए हैं, वो किस तरीके का दबाव बना रहे हैं या फिर भागीदारी निभा रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। देखिए, हकीकत यही है कि पिछले काफी समय से जब से ये सब इश्यूज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं एमसीडी की तरफ से तो कोताही रही है, कहीं ना कहीं स्टेरिलाइजेशन में कमी है, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन में कमी है और उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, आप सब भुगत रहे हैं और उसी के खामियाजे के तौर पे सुप्रीम कोर्ट को खुद सामने आना पड़ा और खुद आके काम करना पड़ा। ज्यादा डागा जी कह रहे हैं कि भाई स्टेडियम नहीं, वो शेल्टर होम नहीं है या इस तरह की चीजें नहीं है या स्टेडियम बहुत ज्यादा है, स्टेशन बहुत ज्यादा है, बस स्टॉप बहुत ज्यादा है, तो उसका फैसला जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज पे संज्ञान ले रही है और किसी चीज पे ऑर्डर दे रही है और सरकारों को भी ऑर्डर दे रही है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच के ये सब गाइडलाइंस जारी की हैं और साथ के साथ सरकारों को भी अब सुप्रीम कोर्ट की कंप्लायंस के चलते बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। जो अब तक कोताही चल रही थी, वैक्सीनेशन नहीं हो रहे थे, स्टेरिलाइजेशन नहीं हो रहे थे, वो सब काम करने पड़ेंगे। और जो एजेंसी हैं, जो आरडब्ल्यूएस हैं, जो सामने जो एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन है, मुझे लगता है सबको साथ में इकट्ठे होकर खड़ा होना चाहिए और इस मिनेस को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अभी इन्होंने भी खुद कहा कि हाँ बात हद से निकल चुकी है, बात सिर से निकल चुकी है, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट सामने आके संज्ञान लेके गाइडलाइंस दे रही है, तो मुझे लगता है सभी संस्थाओं को, चाहे वो प्रो है चाहे वो अगेंस्ट है, अगेंस्ट कोई भी नहीं है, हम भी डॉग लवर है, हमने भी डॉग पाला हुआ है, लेकिन सबको मिलके इस मिनेस को खत्म करने के लिए, चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सबको मिलके सामने आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि उन कुत्तों को मार दो या ये कर दो, उन्होंने कहा कि उनको वैक्सीनेशन करके, स्टेरिलाइजेशन करके उनको शेल्टर होम में डाल दीजिए। हो सकता है कुछ एनजीओ सामने आके उनको अडॉप्ट कर लें, हो सकता है सरकारें खुद उनके लिए कुछ अच्छा अरेंजमेंट करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कंप्लायंस है, कोई एनिमल के साथ कोई गलत तो होने नहीं दे रहा हो, गलत चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कही है, तो थोड़ी सी वेट एंड वॉच की बात है। पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से कुछ अच्छे आउटकम सामने आएंगे और ये डॉग बाइट के केसेस हैं, शायद अगले कुछ सालों में इनकी गिनती कम होती जाएगी और अगर स्टेरिलाइजेशन भी होगा और वैक्सीनेशन भी होगा तो कुत्तों की गिनती में भी कहीं ना कहीं कमी आनी जरूरी।
देशरतन जी, हम लोग थोड़ा सा धार्मिक लोग हैं, भारतीय लोग हैं, और धर्म के आधार पर भी हम लोग जो हैं पशु प्रेमी हैं, और पशुओं के साथ समानता का व्यवहार करना हमारी जो है आदत में जो है सम्मिलित है। एक तो कानून के रूप में मैं जानना चाहूँगा कि विदेशों में जो आवारा पशु हैं उनको लेकर क्या कानून है, क्या गाइडलाइंस हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्या उनके ऊपर जो है सरकारों को और प्रशासनिक संस्थाओं को हर कीमत पर अब जो है एक्शन लेना ही पड़ेगा? वो बाधित हैं, कम से कहीं ना कहीं बाउंड हो गए हैं। जी प्रतिबिंब जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बड़ा साफ किया है, अगर इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन होगा तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अदालत की अवमानना भी मानी जाएगी। फिर बहुत सीरियस मामला हो गया है। और विदेशों में इस तरह का है, इसी तरह की गाइडलाइंस है, लेकिन वहां पर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल भी है, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एनिमल, और ये राइट हमारे यहाँ एनिमल वेलफेयर बोर्ड को भी प्राप्त है। अगर ऐसे जानवर, खतरनाक जानवर हैं, तो उनका डिस्ट्रक्शन, उनका नाश भी हमारे यहाँ एनिमल वेलफेयर बोर्ड में के रूल्स में दिया हुआ है। और यहाँ पर एक बड़ा संतुलित देखिए लाए हैं ये जो निर्णय है, दया भाव भी रखना है जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में बोला गया है, लेकिन अगर मनुष्य और पशु के जीवन के बीच में अगर आपको चुनना पड़े तो हमारी जो कृति है, ईश्वर की कृति, उसमें मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हमारे समाज में भी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अगर दोनों में से जीवन, एक का जीवन चुनना पड़ेगा, मैं सबसे पूछता हूं तो किसका जीवन आप चुनेंगे, मनुष्य का कि एक आवारा कुत्ते का? तो ये जवाब सबको देना, हो सकता है सबका अलग अलग जवाब हो। और जिस तरह के दिशा निर्देश आए हैं, वो देखिए, कोई भी कोर्ट जब संज्ञान लेता है और 90% मृत्यु डॉग बाइट्स की वजह से हुई है, क्योंकि एक्सपर्ट रिपोर्ट्स थी सरकार की अस्पतालों की, उन्होंने क्लियरली बताया है कि 90% जो मृत्यु हो रही है जानवरों की वजह से, वो डॉग बाइट्स की वजह से हो रही है, कुत्तों के काटने से हो रही है। और घर में जो घरेलू कुत्ते पाले जाते हैं उनमें एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ज्यादातर लोग करवा के रखते हैं, तो हम ज्यादातर अगर देखा जाए जो नहीं करवाते हैं उन्हें करवाना चाहिए, क्योंकि रूल्स हैं हमारे यहाँ। बाकी जो आवारा कुत्तों की वजह से, जैसे सबने बोला, मृत्यु हो रही है, तो क्या हमारे यहाँ अगर मूलभूत ढांचे में कमी है, आर्थिक हालात ऐसे हैं कि दिक्कतें आती हैं इसका नीचे इम्प्लीमेंटेशन करने में, तो क्या शुरुआत नहीं होनी चाहिए? शुरुआत होनी चाहिए, धीमे धीमे मूलभूत ढांचा भी खड़ा होगा। आज एक शेल्टर बनेगा, कल को 2 बनेंगे, और एक स्टेज ऐसा भी आएगा कि धीमे धीमे कुत्तों की संख्या भी कम होने लगेगी, आवारा कुत्ते जो भी होंगे वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, और समाज में जो जागरूकता बढ़ेगी उसकी वजह से भी, और जो सरकारें हैं और जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसको बहुत संजीदगी से लेंगे, और इसका जो रूल्स है, रूल्स सारे बने हुए हैं, उनका पालन ठीक से नहीं होता, मूलभूत ढांचे की कमी है, आर्थिक परेशानियां हैं, बजट में जैसे एमसीटी का बजट वेटनरी सर्विसेज के लिए 0.64% है, उसको उन्हें बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें लीकेज प्रिवेंट करने पड़ेंगे, भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा, और इसको संजीदगी से लेना पड़ेगा। देखिए, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। मनुष्य जीवन अनमोल है, ये माना जाता है, हमारे उसमें पशुओं का भी है। हम लोग गाय की पूजा करते हैं, कुत्तों की के साथ भी रखा जाता है, कुत्ता भी हमारे यहाँ धार्मिक स्थिति के हिसाब से महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक संतुलित निर्णय है ये, हार्श में इसको नहीं बोलूंगा। उन्होंने कुत्तों को मारने की बात नहीं करी, जबकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड में डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स बड़ा साफ लिखा हुआ है। अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो मैं समझता हूँ एक संतुलित है निर्णय, और देखते हैं कैसे आगे चीजें निकलती हैं। फिर उसमें जैसे ये तीसरा ऑर्डर है जिसमें उन्होंने संशोधन किया, आगे भी हो सकता है इस ऑर्डर में जब जमीनी हालात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को मिलेगी, जब ये 13 जनवरी 2026 को आएगा, तो वो रिपोर्ट मांग रहे हैं सबसे, तो देखेंगे किस तरफ मामला कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। तो जीवन तो बचाना ही है और पशुओं के प्रति दया भी रखनी है, तो संतुलन तो बना के रखना ही पड़ेगा ना। गौरव जी, ये बात ठीक है कि आप जैसी संस्थाएं लगातार जो है पशुओं के वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, उनको जो है वैक्सीनेट कर रही हैं, उनको शेल्टर होम भी दे रही हैं, अपनी तरफ से आप प्रयास कर रहे हैं। और आपने आंकड़ों को कहा कि कुछ आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर किए गए हैं, हो सकता है आंकड़े थोड़े से कम ज़्यादा हों, आपके आंकड़े ही ठीक हों, लेकिन इसमें तू मैं से बाहर निकलकर सभी को संवेद रूप से साथ आकर ये समस्या तो है ही, कम ज्यादा हो सकती है लेकिन समस्या तो है ही। इस समस्या के निदान के लिए सबको मिलकर कैसे काम करना है, उसके बारे में कोई आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है या कोई
आपने कोई अपने में कोई एक वो बनाई हुई है गाइडलाइन, वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं? पहले तो आई वुड लाइक टू शेयर रियलिटी है जी। अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही ऑर्डर आया, एमसीबी वालों को ऐसी भगदौड़ लगी, चलो चलो कुत्ते उठाओ। अरे भैया, पहले स्टेप 1 तो करो, पहले आप सेंसस करो, फिर आप जगह बनाओ उनके लिए, जगह बना के। गौरव जी, ये बात आप दोहरा रहे हैं। मैं इससे आगे की बात कर रहा हूं कि हम लोगों को अगर कमी है, हम लोग मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। जी, आप स्टेप 1 तो पहले कर नहीं रहे, आप स्टेप 3 पे जा रहे हैं। आप पहले कुत्ते उठा रहे हैं, उनको रखने की जगह नहीं है। आप पहले जगह तो बनाओ। पहले आपकी जो दिल्ली के अंदर जो आपके एबीसी सेंटर है, पहले तो एबीसी सेंटर इज नॉट शेल्टर, इट इज अ सेंटर वेयर आप यू स्टरलाइज, और उसके बाद स्टरलाइज करके 5 दिन के बाद उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर करके उसको वापस छोड़ा जाता है। वैसे वो उसका मॉडस ऑपरेंडी है। तो आपने कुत्ते उठा लिए स्टरलाइजेशन के लिए, अब आपका ऑर्डर ये कहता है कि वो जो उठाए हैं उनको आपको वापस नहीं छोड़ना। तो वो जो कुत्ते हैं वो कहां जाएंगे? आप पहले जगह तो बनाइए उनके लिए। आप कुत्ते उठाने की जल्दी है, आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं रहे हो, पहले तो करो, पहले स्टेप 1 तो वहां पे आप उसके लिए जगह बनाओ, उसके लिए सुविधा बनाओ, फिर आप कुत्ते उठाओ। आप पहले कुत्ते उठा रहे हो और फिर कह रहे हो कि इनको वापस नहीं छोड़ना, तो जाएंगे कहां? नहीं, देखिए गौरव जी, आपने सही कहा कि पहले जो है शेल्टर तो तैयार करो आप जो है, लेकिन उसके लिए आप जैसी संस्थाएं हैं, जिन संस्था के लिए आप काम कर रहे हैं और बहुत सारे पशु प्रेमी काम करते हैं, उनको तो सहयोग करना चाहिए ना। अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ मानवीय जी पूरा सहयोग करते। फ्लड्स में भी अभी जब दिल्ली में फ्लड्स आए थे तो कितने कुत्ते जो हमारे यमुना बैंक्स पे थे, जो डूब रहे थे, उनको हमने बचाया, हमने अपने सेंटर में रखा। बट इट कैन नॉट बी अ परमानेंट प्लेस, क्योंकि हमारी भी एक कैपेसिटी होती है। हमारी कैपेसिटी, अगर मेरे पास कुत्ते रखने की कैपेसिटी 80 से 100 है, तो मैं स्ट्रेच करके उसको मैक्सिमम 120 तक ले जा पाऊंगा, 120 या 130, उससे आगे तो मैं भी नहीं रख सकता। क्योंकि कुत्ते जो हैं अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जो टॉनिक डिजीजेस होने का, कंटेजियस डिजीजेस होने का डर है, आपस में लड़ेंगे। ये सब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो मैं एक शेल्टर चला रहा हूं, उससे मैं जानता हूं कि आपको आइसोलेशन वार्ड्स होने चाहिए। अगर कोई बीमार कुत्ता है, वो बाकी कुत्तों के साथ नहीं रह सकता, उसको आइसोलेशन वार्ड होना चाहिए, उसको अलग रखना होता है। कई तरह की बीमारियां होती हैं, कैनल कॉफ, डिस्टेंपर, ये ऐसे फैलती हैं कि सारे कुत्ते मर जाएंगे। तो आपको मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए, बट एक प्लान स्ट्रक्चर में चलना चाहिए। ये नहीं कि भैया उठाओ, अंधाधुंध उठाओ, पता ही नहीं है करना क्या है उसके बाद। ये तो एक स्लो डेथ सेंटेंस है ना उनके लिए, कि आपने उठा के उनको भेड़ बकरी की तरह भर दिया, और आप सोच रहे हो हाईवे पे आप कैसे कहां उठाओगे, कहां फेंसिंग लगाओगे हाईवे पे? कितना हजारों किलोमीटर हाईवे है, आप कितनी फेंसिंग लगा लोगे? कहां लेके जाओगे? कितने लाखों कुत्ते हैं? आप सोचो तो सही, आप बोल क्या मतलब आप क्या। गोरा जी, ये जो वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसको लेकर क्या कुछ समाज को सामने आना चाहिए और समाज को मिलकर इस समस्या के निदान का प्रयास करना चाहिए। गौरव जी इस और इशारा करें, और उनका ये कहना है कि आप तीसरा स्टेप जो है सबसे पहले उठा रहे हैं, जो पहले दूसरे स्टेप हैं वो पहले लीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप वैक्सीनेट तो कर रहे हैं, आप शेल्टर होम तो बनाइए, रखेंगे कहां पर? वो एक समस्या तो है ही। उसके लिए हम लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए समाज के तौर पर? देखिए, हम लोग तो हर समय तैयार हैं किसी भी तरह के मिनेस को रोकने के लिए, क्योंकि पब्लिक को नुकसान होता है। लेकिन दिक्कत, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और सरकार को कंप्लाइज करना है, तो कहीं ना कहीं कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट तो सरकारें जरूर करेंगी शेल्टरों बनाने की। अभी से क्यों चिंता कर रहे हो कि इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतने बड़े हाईवेज हैं, इतने बड़े स्टेडियम है, इतना सारा कुछ है, कहां रखे जाएंगे कुत्ते? अगर सरकारें उठाएंगी कुत्तों को तो कहीं ना कहीं तो जरूर रखेंगी। हाँ, उस समय हम लोगों को यह तवज्जो देने की जरूरत है भी कुत्तों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, कुत्तों को कोई डैमेज, कोई किसी तरह की बीमारी, जैसे कि गुरु जी बता रहे थे, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। हम लोग उस चीजों पे नजर रख सकते हैं और उस चीजों पे सरकार को इंटीमेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन अभी से चिंता जाहिर करना कि भी कुत्ते उठा लिए, मुझे तो लगता नहीं अभी तक कोई खास, थोड़े बहुत अगर कुत्ते उठे भी हो तो कोई ऐसा बल्क में तो कुछ ऐसा काम हुआ ही नहीं है। हालांकि उनके पास टाइम है अभी कोर्ट का दिया हुआ।
तो थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखिए सरकारें क्या करती हैं। अगर कुछ गलत करेंगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी कुत्तों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ लोगों के काटने से दुश्मनी है। हमारी जो इंसानियत है वो इंसानों के लिए ज्यादा है, कुत्तों के लिए उतनी ज्यादा नहीं है। बस हमारी सिर्फ ये प्रॉब्लम है। हाँ, हम कुत्तों के खिलाफ नहीं है। अगर कुत्तों के साथ कुछ गलत होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। लेकिन हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि इनिशियली शुरू में ही क्रिटिसाइज करने के बदले आप साथ में आके खड़े हो जाइए, मिलके बात कीजिए। क्योंकि आपने खुद कहा है कि हाँ, बात सिर से निकल चुकी है, तो उस बात जो सिर से बात निकल चुकी है उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना जरूरी है। अगर इतने लाख की तादाद में लोग कट रहे हैं कुत्तों से तो उनकी भी चिंता करना जरूरी है। और एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो एनिमल लवर्स है, क्या सारा प्यार सिर्फ कुत्तों के लिए है? वो जो मार्केटों में, बाजारों में जाने कितने जानवर कटे पिटे बिक रहे होते हैं, उनकी कोई किसी को चिंता नहीं होती है, सिर्फ कुत्तों की चिंता क्यों करते हैं? बाकी मिलके चलिए, काम करिए। अगर कुत्तों को कोई नुकसान होगा, कुत्तों की कोई दिक्कत, बीमारियों की बात होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, पूरी सोसाइटी आपके साथ खड़ी है, RWS आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो कोशिश यही कीजिए कि सरकारें उसको कंप्लायंस करें। हमारी तवज्जो सरकारों के ऊपर होनी चाहिए, प्रेशर सरकारों के ऊपर होना चाहिए कि वो कंप्लायंस करें और बिना किसी कुत्तों के, बिना जानवरों के नुकसान के सारा काम हो जाए, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लोगों को भी दिक्कत ना हो और कुत्तों को भी नुकसान ना हो। देशरतन जी, ये जन सरकार से जुड़ा हुआ विषय है और आपने भी कहा कि अगर पशुओं में और इंसान में चुनना होगा तो किसको चुना जाएगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अंतिम कमेंट में आपका चाहूंगा, समय समाप्त हो रहा है, क्या कुछ रहा हमारे लिए निकलती है सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश के बाद? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबिंब जी बहुत ही अच्छे दिशा निर्देश किए हैं। चिन्हित करना कहाँ कहाँ ऐसी परेशानियां हैं, बचाव करना, बाड़े लगाना, बाउंड्रीज लगाना, बहुत सारे दिशा निर्देश हैं। देखिए, सभी इस पैनल पे मानते हैं कि परेशानी ये जो है बहुत गंभीर है, लेकिन फर्क हम लोगों तीनों में ये आ रहा है कि इसको करना कैसे है। करना कैसे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए जो बाद में संशोधित भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, वरना ये बात जो सर के ऊपर से जा रही है इतनी ऊपर चली जाएगी कि कल को सब जगह कुत्ते ही नजर आएंगे और काट रहे होंगे। तो इसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी उतने शेल्टर्स नहीं, कल को बनेंगे और धीमे धीमे ये चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कुत्तों की जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और उनके रहने की एक विशेष और अलग व्यवस्था करनी होगी, जिससे आम लोगों को दुविधा ना हो, उनके जीवन पर असर ना पड़े, खतरा ना बने। तीनों विशेषज्ञ शामिल हुए, आपने अपने अपने इनपुट्स दिए और विशेषज्ञता से इस पूरे कार्यक्रम को विशेष बना दिया। और आने वाले समय में जो है जनता और हम लोग किस तरीके से मिलकर काम करते हैं और इस समस्या से कैसे छुटकारा हम लोग जो है मिलता है हमें, वो हम लोग प्रयास करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनसाइट में आज के लिए इतना। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।